गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई है जो दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा दोस्तों कि आज ये जो वीडियो है आपकी वो है दोस्तों आरआरबी जेई में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो को लाने का मेरा बस एक ही मकसद है दोस्तों कि जो मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन हैं वो तो कराने ही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है दोस्तों मेरा इस वीडियो को लाने का कि आपको जो एनवायरनमेंट पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे दोस्तों डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं, वो चीज़ें मेरा इस वीडियो में कराने का मकसद था। इसलिए मैं दोस्तों इन वीडियो को लाया हूँ इस वीडियो को। अन्यथा मैं 15-20 क्वेश्चन तो वैसे भी करा देता, लेकिन मेरा क्या है दोस्तों, मेरा कराने का मकसद है कि वो तो जो 15-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो होंगे ही, लेकिन साथ में दोस्तों थ्योरी जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, कोई रोक ही नहीं सकता। उन चीज़ों को भी मैं आपके लिए करा दूँ। और जाने से पहले दोस्तों एक बार ये वीडियो आप अवश्य देखना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। हर प्रश्न को और हर जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बता दूँ 20-25 मिनट की क्लास लगेगी आपकी, मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट की। और इसमें दोस्तों आपको कंप्लीट सारी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट प्रश्न है, आपसे वहाँ पर पूछा गया था 2022 से पहले। जैसे दोस्तों मैं प्रश्न कराऊंगा, साथ ही जो जिस प्रश्न की थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था कि रेडियोधर्मी समय स्थानिकों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी जो समस्थानिक हैं उनके उपयोग से जो ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, उसे कहते हैं हम क्या? रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, ये आरआरबी जेई में 2022 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर जो एक प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूँ। साथ में इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो वीडियो पर लास्ट तक देखना है। और दोस्तों अपने वीडियो को हर फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ताकि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का जो है दोस्तों इस वीडियो से जो है दोस्तों अपनी तैयारी को और अच्छा कंप्लीट यानी अच्छा बेहतर कर सकें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न पूछा गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो किसका किया जाता है दोस्तों? प्रशीतकों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस में उपयोग किया जाने वाला ग्लास पैनल डैश को धारण करने के लिए रखा जाता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है दोस्तों, उसमें जो ग्लास जो होता है, कांच जो यूज किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों वो ऊष्मा को धारण कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि घरेलू बाहित मल में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अपघटन में सहायता करने वाले प्राथमिक कर्मक कौन है? फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड या बैक्टीरियम? तो ये हैं दोस्तों आपके बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था आपसे दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं है? शकनाशी, जैव उर्वरक, पीड़कनाशी, कवकनाशी? तो देखिए दोस्तों, शकनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी तीनों ही जीवों के लिए दोस्तों खतरनाक है, लेकिन जैव उर्वरक नहीं है, तो ये जीवों के लिए विषाक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जैव जो आपका ये कवकनाशी है, शाकनाशी, पीड़कनाशी, ये क्या चीज़ है? तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों आपका शकनाशी। शकनाशी क्या है दोस्तों? हर्बिसाइड्स इन्हें हम कहते हैं, यानी दोस्तों शाकनाशी पौधों को नष्ट करने के लिए उपयोग होते हैं। ये मृदा में गैर लक्षित जीवों जैसे कीड़े अन्य छोटे जीवों के लिए विषाक्त होते हैं। वहीं जैव उर्वरक होते हैं, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये भी दोस्तों जो हैं जीवों और मृदा के लिए खतरनाक होते हैं। वहीं पीड़कनाशी है दोस्तों, ये भी खतरनाक होता है।
पीड़कनाशी कीटनाशक होते हैं जो कीटों को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त हो सकते हैं, जैसे कि फायदेमंद कीड़े व अन्य जीवों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक होता है दोस्तों आपका कवकनाशी, ठीक है। तो कवकनाशी का उपयोग कवक व फफूंद को नष्ट करने में किया जाता है। ये भी मृदा में गैर लक्षित जीवों को गैर लक्षित जीव जो हैं उनके लिए विषाक्त होते हैं। तो ये है दोस्तों आपकी कवकनाशी, पीड़कनाशी, शाकनाशी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय ऊष्मण को नियंत्रित करने के लिए उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा का कुशल उपयोग, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती या उन्मूलन वन का कारण। क्या नहीं माना जा सकता भूमंडलीय ऊष्मण को नियंत्रित करने के लिए? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऊर्जा का कुशल उपयोग। ये तो माना जा सकता है। ग्रीन हाउस में उत्सर्जन में कमी, यही माना जा सकता है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती, ये नहीं माना जा सकता। बाकी वनों का उन्मूलन करके भी इसका प्रयोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चिमनियों का स्रोत नहीं है? तो उद्योग होते हैं, प्रज्वलन ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, नदियाँ नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि प्लास्टिक के परिवर्तित और पुनर्चक्रित रूप से प्राप्त महीन पाउडर को क्या कहते हैं? पॉलीब्लेंड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीएथिलीन। तो उसे कहते हैं दोस्तों पॉलीब्लेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और ये जितने प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। अभी जो आपका 22 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ उसी में ये पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, ये जो पूछे गए हैं। बाकी थोड़ी कराऊंगा मैं आपके लिए, उसमें से तो दोस्तों ऑफिशियली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैंने कुछ अलग करने का क्यों सोचा जाते समय लास्ट टाइम, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं शॉर्ट की जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ 100 से 200 प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ, ठीक है। और रही बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और बेसिक साइंस दोस्तों इंजीनियर हर कोई करेगा, हर स्टूडेंट कर रहा है और करेगा। रही सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कंप्यूटर और आपका दोस्तों एनवायरनमेंट, और यही है दो सब्जेक्ट जो दोस्तों आपको और स्टूडेंटों से अलग बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप हल्के बना लें दोस्तों। कम से कम मैं आपको बता दोस्तों 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इन दोनों चैप्टरों से, और चैप्टर हैं छोटे छोटे, कुछ ज़्यादा खास करने का ऐसा नहीं है दोस्तों कि बेसिक साइंस के बराबर चैप्टर हो, ऐसा भी नहीं है। छोटे छोटे चैप्टर हैं और यही आपके मेरिट बनाएंगे। ये मैं अच्छी तरह से बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपको लेना है, हल्के बना लें, ठीक है दोस्तों। और जाते समय दोस्तों ये लास्ट वीडियो है आज आपकी, कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और मैं तो ईश्वर से कामना करूँगा दोस्तों कि आप सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम जो है बेस्ट जाए, अच्छा जाए, बेहतर जाए। बस मेरी यही दुआ है दोस्तों कि सभी स्टूडेंटों का जो एग्ज़ाम है वो बेस्ट और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम आपका निकले, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया था कि नाभिकीय अपशिष्टों से उत्सर्जित विकिरण उच्च दर पर उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। जो नाभिकीय अपशिष्टों से जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं उनके द्वारा क्या जो है दोस्तों उच्च दर पर उत्पन्न होते हैं उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये रहा कि जलीय परितंत्र में जैव आवर्धन की घटना का सर्वोत्तम अध्ययन डैश के मामले में किया जाता है? फॉस्फेट के मामले में, डीडीटी के मामले में, ऑर्गेनोक्लोरीन के मामले में या क्लोरीन के मामले में? तो ये किया जाता है दोस्तों डीडीटी के मामले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भूमंडलीय ऊष्मण के कारण पृथ्वी का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है? तो दोस्तों करंट का प्रश्न है,
ये है आपका 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया था, देखिए दोस्तों ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा बहुत हवा का आवाज़ आ सकता है, तो डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, 1968 में किस देश ने पर्यावरण के साथ मानव परस्पर क्रिया पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार प्रस्तावित किया? तो ये किया था दोस्तों स्वीडन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ चलिए दोस्तों देखिए स्वीडन ने किया था वो तो है ही। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम डिटेल में समझते हैं, और भी कुछ चीज़ें समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कल के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि 1968 में स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए जिसमें पर्यावरण और मानव के बीच परस्पर क्रिया पर विचार किया जाए, ठीक है। पहली बार ये प्रश्न जो है कब हुआ था दोस्तों? 1968 में ये सम्मेलन, और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? स्वीडन ने इसका प्रयास किया, ठीक है। और इसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर ही 1972 में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम स्वीडन में पहला संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पहला संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1972 में। और कहाँ पर दोस्तों? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है दोस्तों 1972 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आधिकारिक नाम जो है दोस्तों इसका क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। और कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 5 जून से 16 जून 1972 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। इसके बाद हुआ था दोस्तों पृथ्वी दिवस सम्मेलन, और पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं इसकी थीम थी दोस्तों जो 2025 में हुआ है ना दोस्तों, इसके बारे में आपके लिए बता रहा हूँ। इसकी थीम रही है जो कि 22 अप्रैल को हुआ है, और इसकी थीम रही है दोस्तों हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये आपकी थीम है, ये आपको याद रखना है। और उद्देश्य क्या था दोस्तों? 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाना। और आह्वान क्या है दोस्तों? अक्षय ऊर्जा यानी सौर, पवन, जल ऊर्जा को अपनाएं और जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता घटाएं। और अर्थ डे जो है दोस्तों 2024 की थीम थी क्या? ग्रह बनाम प्लास्टिक। और 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कटौती का इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों पृथ्वी दिवस का इतिहास क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। तो 22 अप्रैल 1970 प्रथम आधिकारिक अर्थ डे जो है दोस्तों घोषित किया गया था। कब? 22 अप्रैल को। कब? 1970। प्रस्तावक कौन थे दोस्तों इसके? गेलॉर्ड नेल्सन। और समन्वयक कौन थे? डेनिस हेज। और नामांकन किया था दोस्तों जूलियन कोइनिग ने। और मुख्य समर्थक थे दोस्तों यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स। और 2016 में दोस्तों पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, और अर्थ डे पर 120 देश इसमें शामिल हुए थे इस समझौते पर, ठीक है। ये दोस्तों 2020 नहीं, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि पेरिस समझौता कब हुआ? 2015 में। आगे हम देखते हैं दोस्तों रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, और पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था ये, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। और 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। उद्देश्य था दोस्तों सतत विकास के सिद्धांत को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करना। स्थान था दोस्तों रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। और महत्व क्या था? रियो घोषणा पत्र या एजेंडा 21 को इसमें अपनाया गया था। कहाँ दोस्तों? रियो सम्मेलन में ही। आपसे पूछा जाएगा एजेंडा 21 को कहाँ अपनाया गया और कब अपनाया गया? तो रियो सम्मेलन में 1992 में ब्राज़ील में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, और इसका उद्देश्य था दोस्तों वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। स्थान था क्योटो जापान में जो है दोस्तों हुआ था। और महत्व क्या था? विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की कानूनी बाध्यता। यानी दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक था आपका जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन जो कि 2002 में हुआ था,
और इसका उद्देश्य था दोस्तों सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पुनः पुष्टि करना। स्थान था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। और महत्व था दोस्तों सतत विकास के संदर्भ में विकासशील देशों के विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक हुआ था दोस्तों पेरिस समझौता 2015 में, जलवायु पेरिस समझौता हुआ था और उद्देश्य था दोस्तों वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने के लिए देशों को प्रेरित करना। और कहाँ पर हुआ दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। महत्व क्या था दोस्तों? यह वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका मैंगलोर प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था। उद्देश्य था दोस्तों ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना। महत्व क्या था दोस्तों? इस प्रोटोकॉल ने ओजोन परत से बचाने के लिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग में प्रतिबंध लगाया था। एक था दोस्तों अगला नैगोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में हुआ। उद्देश्य था दोस्तों जैविक विविधता के संरक्षण और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। महत्व था दोस्तों यह जैविक संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण और लाभ साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा था। अब चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं दोस्तों समझौते हैं जो मैंने आपके लिए कराए हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखने हैं दोस्तों। जैसे कि रामसर 1971 में दोस्तों आर्द्र भूमियों से संबंधित है और रामसर साइट जो है सम्मेलन जो है पहली बार ईरान में 1971 में हुआ था। एक हुआ था दोस्तों कोट सोना संधि जो कि 1990 में हुई, जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्रों और आवासों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था और कोट सोना में ये हुआ था। एक बर्न कन्वेंशन हुआ था दोस्तों 1979 में, यूरोप के वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण करना इसमें जो है उद्देश्य रखा गया था। बर्न स्विट्जरलैंड में ये हुआ था। मंगलौर में आपके लिए बता चुका हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल बता चुका हूँ, नैगोया बता चुका हूँ दोस्तों। एक था दोस्तों ब्यूनस आयर्स प्रोटोकॉल जो कि 1998 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना था और ये हुआ कहाँ था दोस्तों? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में ये हुआ था। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, बस आपको एक बार अच्छी तरह से रिकॉल करना है, इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करना है, जिससे क्या है दोस्तों एग्जाम में देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं और अब वहाँ आप क्वेश्चन को ईजिली और अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, तीनों जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों कि इसका प्रयोग जो है दोस्तों आग बुझाने में किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोककर पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती हैं। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक बढ़ने से पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ता है, जिसे वैश्विक ऊष्मीकरण यानी दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस हैं और उनके स्रोत, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CO2 और इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वन आदि, वनों की कटाई, ये सभी इसके कारण हैं। मीथेन CH4 फॉर्मूला है, धान की खेती, पशुओं के जठरांत्र यानी जो पशुओं के जो मुंह चलाते हैं ना, जब अपना झाग के रूप में कुछ पदार्थ निकालते हैं, उसमें मीथेन पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों N2 नाइट्रस ऑक्साइड, कृषि कार्य जैसे जैविक उर्वरकों को प्रयोग से जो है दोस्तों ये गैस जो है उत्पन्न होती है। औद्योगिक गतिविधियों से भी होती है। क्लोरोफार्म CFCS, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एयरोसोल स्प्रे जो होती है उसमें भी जो है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये भी जो है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। आगे हम देखते हैं दोस्तों ओजोन O3, ये वायुमंडलीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं उससे जो है दोस्तों निकलती है और स्थानीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। वहीं जलवाष्प है दोस्तों H2O, जो प्राकृतिक बाष्पीकरण महासागर, नदियाँ और आदि से ये निकलती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव क्या है दोस्तों? जैसे औसत तापमान में वृद्धि, समुद्र स्तर में वृद्धि यानी ग्लेशियरों को पिघलना, मौसम पैटर्न में बदलाव, कृषि उत्पादन पर असर, जैव विविधता का नकारात्मक प्रभाव।
भाई उपाय क्या है दोस्तों? वृक्षों की कटाई रोकना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण लगाना। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है? तो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट या स्कूलों से निकलने वाला अपशिष्ट। तो ये है दोस्तों आपका रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे हम देखिए दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक बार कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट परमाणु संयंत्रों, अनुसंधान केंद्रों व अस्पतालों के चिकित्सालय उपचारों से निकलता है। यह है विशेष प्रबंधन और सुरक्षित निपटान की आवश्यकता वाला अपशिष्ट होता है, जिसे नगरपालिका द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता। जबकि घरों, अस्पतालों, स्कूलों से निकलने वाला सामान्य ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, भोजन अवशेष आदि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपशिष्ट के प्रकार और उदाहरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठोस अपशिष्ट। डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, जैसे दोस्तों घरेलू कचरा, रसोई का कचरा, टूटे खिलौने, प्लास्टिक बैग, कागज, पत्ते, कृषि अवशेष, निर्माण व विध्वंस ईंट जैसे सीमेंट, ये सारे ठोस अपशिष्ट हैं। वहीं अगर हम आगे देखें दोस्तों, तरल अपशिष्ट हैं जैसे गंदा पानी, औद्योगिक जल अपशिष्ट, रासायनिक तल, सीवेज, गटर पानी जो है। आगे बात करते हैं दोस्तों गैसीय अपशिष्ट के बारे में, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, CO2, SO2, वाहनों से निकला धुआं, थर्मल पावर प्लांट से निकली गैसें, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैसें जो जैसे दोस्तों CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये गैसीय अपशिष्ट हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों जैव अपघटनीय अपशिष्ट। ये क्या है दोस्तों? जो प्राकृतिक रूप से सड़न गलन को नष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए भोजन के अवशेष, पत्तियां, गोबर, सब्जी, फलों के छिलके, ये सभी दोस्तों जैव अपघटनीय अपशिष्ट हैं। अजैव अपघटनीय अपशिष्ट कौन कौन से हैं दोस्तों? जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, धुएं, एल्युमिनियम, लोहे के टुकड़े, कांच, रबड़ आदि। आगे हम बात करते हैं, आगे है दोस्तों खतरनाक अपशिष्ट कौन कौन से हैं। यह है रासायनों से भरा अपशिष्ट जैसे कीटनाशक, विषैले रसायन, बैक्टीरिया का अपशिष्ट जैसे लेड, मरकरी, औद्योगिक जहरीले अपशिष्ट, अस्पतालों का जैव अपशिष्ट। एक है दोस्तों आपका जैव चिकित्सा अपशिष्ट, जैसे अस्पतालों से निकलने वाली सर्जिकल सामग्रियाँ, रुई, पट्टियाँ, संक्रमित कपड़े, ब्लड बैग, मानव ऊतक व अंग जो निकलते हैं वो। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जैव अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो कि मैं बता चुका हूँ। आगे है दोस्तों आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ये क्या है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अपशिष्ट, रेडियो थेरेपी उपकरणों से उत्पन्न कचरा, अनुसंधान प्रयोगशाला से निकलने वाला अपशिष्ट, ये सारे रेडियोधर्मी हैं। वहीं दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट जैसे रसायनों से भरा पानी, भारी धातुएं, फैक्ट्री से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट, कारखानों से निकलने वाला धुआं। कृषि अपशिष्ट कौन कौन से हैं? जैसे दोस्तों पराली, धान के अवशेष, फसलों के बचे हुए डंठल, खादों में कीटनाशकों के अवशेष, गोबर, रासायनिक अपशिष्ट, ये सारे जो हैं दोस्तों कृषि अपशिष्ट हैं। और एक इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों, आजकल ई कचरा भी एक नया प्रकार का अपशिष्ट बन चुका है, जिसमें दोस्तों पुराने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर पार्ट्स, प्रिंटर, मॉनिटर, टेलीविजन आदि ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों सारे अपशिष्ट मैंने बता दिए हैं, और वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्न में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं होता? तो ये डबल पूछा जा चुका है दोस्तों, टाइप हो चुका है जैव उर्वरक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि जैव उर्वरक, ये सारी चीज़ मैं आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों। चलिए छोड़िए ना, आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम डायरेक्टली पूछा गया है दोस्तों कि कब लागू हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 1972 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल से हम सारे अधिनियमों को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 3 संबंधित प्रमुख अधिनियम, जिसमें पहला है दोस्तों भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। ठीक है, जो कि वनों के संरक्षण, प्रबंधन और उनके उत्पादों के व्यापार को नियंत्रण करने हेतु ये जो है लाया गया था। जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट व विलेज फॉरेस्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया था इस अधिनियम के तहत। अगला आया था दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और 1983 में ही इसी समय दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी भी आई थी 1984 में ही। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये लाया गया था। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी
3 दिसंबर और आपकी 1984 को हुई थी दोस्तों। तो उसके बाद ये दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया है 1986। पर्यावरण की रक्षा और सुधार प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। पर्यावरण का संविधान इसे हम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावना है दोस्तों इसकी कि आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण का संविधान किस अधिनियम को कहते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। अगला है दोस्तों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो कि 1974 में आया। ठीक है दोस्तों। आगे है दोस्तों वायु निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1972 में। जैव विविधता अधिनियम, ये इसके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि भारत के वन्य जीवों की रक्षा व संरक्षण हेतु ये लाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की व्यवस्था इसमें की गई थी। बाद में इसे बाघों की रक्षा के प्रोजेक्ट टाइगर भी इसमें जोड़ा गया था इसके द्वारा। एक है दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में लाया गया था दोस्तों। और पर्यावरण से संबंधित मामलों में त्वरित निपटारे के लिए दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी दोस्तों NGT की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं ओजोन परत संरक्षण अधिनियम जो कि सन 2000 में लाया गया। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFC के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। अगला है दोस्तों प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में लाया गया था। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः संग्रहण उपयोग निपटान की दिशा के निर्देश इसमें दिए गए थे। और सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे अधिनियम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। अगला है दोस्तों ई कचरा प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम जो 2011 में लाया गया और संशोधन इसमें किया गया था दोस्तों 2016 में। और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग हेतु नियम बनाए गए थे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे। और अनुच्छेद 48A में दिया गया है राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश इसमें दिया गया है। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि चिपको आंदोलन में देश के लोग मुख्य रूप से शामिल थे, तो कौन से देश दोस्तों, गढ़वाल जो हिमालय उसके जो कि उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब जो इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि दोस्तों चिपको आंदोलन 1973 में हुआ, उत्तराखंड में चमोली जिले में ये हुआ था। और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, भट्टगोरा देवी और अन्य इसमें महिलाएं शामिल थीं। और मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जंगलों की कटाई और पर्यावरण की रक्षा, जंगलों की कटाई को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना। और प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों, ग्रामीणों ने पेड़ों के चिपक कर उन्हें काटे जाने से बचाए, इसीलिए दोस्तों इसे चिपको आंदोलन कहा गया था। चिपको का अर्थ है दोस्तों चिपकना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। मेधा पाटकर और बाबा आमटे इसके नेता थे, जो मेन रोल निभाने वाले थे। वो उद्देश्य था दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांधों के कारण डूब क्षेत्र में होने वाले गांवों वनों की रक्षा करना तथा विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना। और प्रमुख नारा था दोस्तों नर्मदा बचाओ जीवन बचाओ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये सन पूछी जाएंगी डायरेक्टली आपसे, तो ये आपको याद रखनी है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एपिको आंदोलन, जो कि 1983 में कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये शामिल हुआ था। नेता थे पांडुरंग हेगड़े और चिपको आंदोलन से ये प्रेरित हुआ था। और उद्देश्य क्या था दोस्तों, जंगलों की रक्षा करना और वनों की अवैध कटाई को रोकना। और इसे दोस्तों कर्नाटक का चिपको आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि कर्नाटक की भाषा में एपिको का अर्थ है दोस्तों चिपकना, कन्नड़ भाषा में। मुख्य तरीका था दोस्तों पेड़ों से चिपकर संरक्षण प्रदान करना। यानी आपसे पूछा जाएगा कि साउथ का जो है चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, तो एपिको आंदोलन को। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला आंदोलन है दोस्तों साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि केरल के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में हुआ था। और साइलेंट वैली के घने वर्षा वनों में जल विद्युत परियोजना के तहत तो जंगलों की कटाई को रोकना इसका उद्देश्य था। परिणाम 1980 में भारत ने साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था।
आगे हम बात करें दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका खेड़ली या बिश्नोई आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1730 में हुआ था, बहुत पुराना आंदोलन है। और यह दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले के खिचड़ली गांव में हुआ था। और इसकी नेता थी दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई। घटना क्या है दोस्तों, खिचड़ली वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और यह दुनिया का दोस्तों पहला ज्ञात पर्यावरण संरक्षण जो है दोस्तों बलिदान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और ये पूछा गया था आपसे कि परावैंगनी किरणों की सबसे अधिक शक्तिशाली तरंगदैर्ध्य कौन सी है जो डीएनए को क्षति पहुंचाती है? यूवीसी, यूवीडी, यूवीए, यूवीबी। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ने तो माना है दोस्तों यूवीसी। ये क्यों माना है दोस्तों? एक नेचुरली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है वो है दोस्तों यूवीबी। तो ऑप्शन में जो भी आए, यहाँ पर तो दोनों दिए हैं, लेकिन जो भी आए, अगर रेलवे ने यूवीसी माना है, दोनों दे तो यूवीसी माना है तो यूवीसी ही आपको करना है, क्योंकि रेलवे ने भी यूवीसी ही माना है। अगर यूवीसी ना दे तो आपको यूवीबी आपको करना है। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा वीडियो था, 30 मिनट आपकी हो चुकी हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, और ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों मैं ईश्वर से दया प्रार्थना करूंगा कि आपका सभी का एग्जाम जो है दोस्तों बेस्ट जाए, अच्छा जाए, बेहतर जाए। और सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता लगे और वो इस वीडियो को प्राप्त कर सकें, और जो आज जाते समय अंतिम समय में दोस्तों ये तैयारी वो अच्छी तरह से कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।